नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल विशेष सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डे 12 का एडिटोरिया का प्रखर एमसीक्यू बैच का डे 12 देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग कार्यपालिका के बारे में समझेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी समझेंगे, विधानमंडल में लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे, विधानमंडल में लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बनाना। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे ये रहा कि कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है भारत के राष्ट्रपति के विषय में सही है। तो बताना है आप लोग को कि भारत के राष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बिल्कुल, ये बात आर्टिकल संख्या 53 के 1 में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? आर्टिकल संख्या 53 के 1 में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बात कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल संख्या 53 का ओवन। कौन सा? 53 का ओवन में। तो दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल ही सही है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तीसरा, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सॉरी, क्या हो गया? संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश कमांड राष्ट्रपति में निहित है। तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है। तो राष्ट्रपति से 3 चीजें याद रखना है। पहला कि जो संघ का कार्यपालिका शक्ति होती है, संघ का कार्यपालिका शक्ति होती है, वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ये बात 53 के 1 आर्टिकल में कहा गया है। दूसरा, जो राष्ट्रपति होते हैं जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। और तीसरा, संघ के जितना भी रक्षा बल होता है उसका सर्वोच्च कौन होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, उसका सही उत्तर चुनना कह रहा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखिए कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इसमें से दोस्तों 1, 2, 3 और 5 शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब हुआ कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेंगे। तो वही उसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। निर्वाचक मंडल किनको कहा जाता है? कि राष्ट्रपति के वोट के लिए कौन कौन वोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रख लीजिए कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। हमेशा ये राष्ट्रपति वाला में याद रखिए कि हमेशा क्या होना चाहिए? निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 5 लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। और राज्य विधानसभा मतलब सारे स्टेट में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो। और दिल्ली और पुडुचेरी संघ के, मतलब दिल्ली और एक जगह है पुडुचेरी, यहाँ भी विधानसभाएं हैं। तो इन विधानसभाओं के क्या है? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, और दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। मतलब विधान परिषद का कोई भी सदस्य वोट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। और ज्यादा तो है नहीं, विधान परिषद कुछ ही स्टेट्स में है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो विचार करिएगा और पता करिएगा कि कौन सा कथन सही है। तो भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहला क्या कंडीशन होना चाहिए? कि भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, जो कि गलत है। देखिए, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, लेकिन जन्मजात की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी तरीके से भारत का नागरिक बने हों। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहाँ राष्ट्रपति के योग्यता में वहाँ अमेरिका में ही आपको पैदा होना है, तभी आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार का दावेदारी कर सकते हैं। न्यूनतम कह रहा है कि 30 वर्ष होना चाहिए, नहीं, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष।
तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में पहला कथन क्या है कि भारत का जन्मजात नागरिक नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये क्या पॉइंट गलत सही है? नहीं, राज्यसभा की जरूरत नहीं है, आपको खाली लोकसभा का निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। चौथा चौथा कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान मौन है। तो ऐसा नहीं है, आर्टिकल 57 में इसका है कि पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान मौन नहीं है। आर्टिकल 57 में इसका वर्णन किया हुआ है पुनर्निर्वाचन के संबंध में, मतलब दोबारा चुना जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताने कह रहा है। इसमें से केवल 2 ही सही है। देखिए पहला क्यों गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जब भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जब राष्ट्रपति महोदय जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं कि हमको राष्ट्रपति के लिए मतलब हमको वोट करिएगा, उनको नामांकन के लिए 100 प्रस्तावक और 100 अनुसमर्थक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक होने चाहिए। कितना चुनाव, अगर कोई भी राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार खड़ा होते हैं तो उनके नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक होने की आवश्यकता है। दूसरा, निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, निर्वाचन कैसे होगा? तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और निर्वाचन खुले मतदान द्वारा होता है। तो ये भी बात गलत है। ये निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का खुले मतदान द्वारा नहीं बल्कि गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, गुप्त मतदान द्वारा। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा, तो पद ग्रहण करने की तारीख से नहीं रहेगा। ठीक है, और ये बात किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 59(1) में कहा गया है। क्या कहा गया है कि संसद अथवा जो विधानसभा का सदस्य है वो भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु जब संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा पद ग्रहण करने की तारीख से। ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में आप लोग को बताना है। देखिए, ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पहले बी से शुरू करते हैं कि संसद के एक सदस्य, जो मतलब कोई भी पार्लियामेंट है वहाँ, माने लोकसभा, खासकर लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ या राज्यसभा, तो वहाँ का एक सदस्य का जो मत का मूल होगा ना, वो सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य डिवाइड बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। फिर से सुनिए, संसद का एक सदस्य, मान के चलते हैं किसी को, किन्हीं को लेते हैं, किनको लीजिएगा, कोई मिस्टर रा को लेते हैं। मिस्टर रा है किसी संसद के एक सदस्य हैं, मतलब पार्लियामेंट में एक सदस्य हैं, और ये सदस्य किसी खास निर्वाचित संसदीय निर्वाचित क्षेत्र से आए होंगे। तो उसका मत का मूल्य कैसे निकालेंगे कि राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य, जो विधानसभा जिस राज्य से ये आते हैं तो वहाँ का जो विधानसभा होगा उनके सदस्य का जितना भी मत मूल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा संसद का एक सदस्य। और दूसरा कह रहा है कि विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल क्या होगा? तो ये मत मूल होगा कि अगर राज्य की जनसंख्या एक विधानसभा के मत मूल का राज्य की जनसंख्या, जितना भी राज्य की जनसंख्या होगा उसको से डिवाइड कर दीजिएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से, निर्वाचित सदस्य से डिवाइड कर दीजिएगा, और साथ साथ 1/1000 से भी, यहाँ 100 गलत है, 1/1000 से भागा दे दीजिएगा। कैसे? राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000। ये है आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 गुणकों के बराबर होता है।
इस संदर्भ में प्रयुक्त जनसंख्या से तात्पर्य वर्तमान में किस वर्ष की जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या से है? तब वो है सेंसस जनगणना 1971। ठीक है, जनगणना 1971। यही अभी मैंने थोड़ा देर ऊपर में बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधानसभा के सदस्य का मत मूल होता है, तो उस राज्य की जनसंख्या को राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1/1 मतलब 1000 गुणकों के बराबर होता है। इस संदर्भ में प्रयुक्त जनसंख्या, ये जनसंख्या कौन से जनगणना से लिया गया है? तो 1971 के जनगणना पर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं है यदि वह, दोस्तों ये वह अगर विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो वो मतदान करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्च मंडल का मतलब हो गया विधान परिषद, और जिस राज्य में विधान परिषद होगा तो वहाँ निर्वाचित नहीं होते हैं। तो जब निर्वाचित नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब कहने का निर्वाचक जो मंडल है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वही राष्ट्रपति का मतलब जो वोटिंग करेंगे वो जो लोग निर्वाचित हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो देखते हैं कि सही कथन क्या है। सही कथन दोस्तों ना तो एक है और ना ही दो है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय निर्वाचन आयोग करता है? बिल्कुल नहीं। जब भी कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी शंका होगा या विवाद होगा तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, न कि निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने की दशा में उनके द्वारा पूर्व में दिए गए कार्य अवैध हो जाएंगे, ये भी गलत है। देखिए, जब कोई राष्ट्रपति अवैध रूप से, माने अगर उनको पता चल गया सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो राष्ट्रपति हैं अवैध इनका नियुक्ति हो गया है, तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो अवैध नहीं होंगे दोस्तों, वो मान्य होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से मान्य होंगे जो जिस तरीके से कोई वैध राष्ट्रपति कार्य करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। तो देखिए सही कथन क्या है, इसमें से केवल दूसरा सही है, बाकी पहला गलती है। क्या गलती? कि राष्ट्रपति चुनावों में कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1/10 नहीं, 1/6 भाग है। मतलब कोई भी अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होते हैं तो 15,000 रुपया जमा करना होता है जमानत राशि के रूप में। और अगर 1/6 भाग वैध मतों का 1/6 भाग नहीं ला पाते हैं तो उनकी ये जमानत राशि भी जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। और कहाँ जमा करना होता है ये जमानत राशि? रिजर्व बैंक में। कितना? 15,000। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो देखिए सही कथन क्या है, इस संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ के संबंध में उपबंध है। तो क्या ये है? तो दूसरी अनुसूची में नहीं है दोस्तों, ये तीसरी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। इस संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान, मतलब जो शपथ लेंगे राष्ट्रपति वो कौन सी अनुसूची में लेंगे? तीसरी अनुसूची में ये बात जिक्र किया हुआ है। अब कह रहा है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में उपलब्धियों, महत्वों और विशेषाधिकारों का उपबंध है। ये तीसरी अनुसूची में नहीं दोस्तों, बल्कि ये दूसरी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। मतलब संविधान का जो दूसरा अनुसूची है उसमें उपलब्धियों, महत्वों और विशेषाधिकारों का उपबंध किया गया है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो तीसरा चौथा देख लेते हैं क्या ये सही है। देखते हैं, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति शपथ प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति के समक्ष लेता है। बिल्कुल नहीं, भारत का जो राष्ट्रपति है जो शपथ उपराष्ट्रपति के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लेता है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के समक्ष, सॉरी सीजेआई के समक्ष लेते हैं ये अपना शपथ। और लास्ट कह रहा है कि चौथा में कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष राष्ट्रपति शपथ प्रतिज्ञान लेता है। तो ये भी गलत ही हो गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मतलब कह रहा है ऊपर में अभी मैंने क्या बताया कि शपथ का किसके सामने लेंगे राष्ट्रपति? सीजेआई के सामने। तो उपराष्ट्रपति रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान और विधि का परीक्षण
संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा के रूप में निम्नलिखित में से कौन शपथ ग्रहण करता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति का शपथ के लिए आर्टिकल जिम्मेवार है 60। तो संविधान और विधि का परीक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, ऐसा बात बोल के कौन शपथ लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। और ये जिक्र किया हुआ आर्टिकल 60 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो ये होता है कि फिर से देखिए क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया मुझे। भारत का जो राष्ट्रपति है वो शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। नहीं, देखिए जिस दिन से वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष कैलकुलेट होता है। माने शपथ ग्रहण हो जाता है किसी दिन तिथि बना के, लेकिन वो पद ग्रहण तब करते हैं जब वो पद ग्रहण जब करते हैं तब से 5 वर्ष के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है। जब पहला गलती हो गया तो इसमें से देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा। 3, 4 होगा, केवल ये सही है, दूसरा भी गलत होगा। देखते हैं कैसे। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है समाप्ति के पश्चात वो अपने पद पर नहीं रहेगा, चाहे उसका उत्तराधिकार ने पद ग्रहण नहीं किया हो। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। देखिए राष्ट्रपति का जब खत्म हो जाता है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है, तो जब तक न कि नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए और नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले, तब तक वो पद पे बने रहते हैं। उनके सारे कार्य मान्य भी होते हैं, वैध भी होते हैं, वैध भी होते हैं। हाँ, जब उनको चुन लिया जाता है नए, तो ये ऑटोमेटिक इनका इस्तीफा मतलब ये छोड़ देते हैं पद को। राष्ट्रपति अपना पत्र त्याग पत्र किनको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेंगे त्याग पत्र, और इनको सॉरी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। तो ये भी बात सही है कि राष्ट्रपति जब जैसे उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना देंगे तो उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ठीक है। जल्दी से बताया जाएगा कि देखिए मामला गड़बड़ हो गया। अब देखना है आप लोग को कथन कौन सही है ये बताना है। तो देख लीजिए कथन कौन सही है। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। केवल संविधान के अतिक्रमण पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बिल्कुल, केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। लास्ट ये भी सही है कि हाँ ये बात सही है। और अनुच्छेद 56 के उवन ख में उपबंध है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाएगा। एक आर्टिकल है 56 का उवन और उसका ख सब क्लॉज, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाएगा आर्टिकल 61 के अनुसार, मतलब 61 जिम्मेवार है राष्ट्रपति के महाभियोग पर। तो अब ये भी आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे होता है, इसका क्या प्रोसीजर है। मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर बढ़िया से समझा देता हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा प्रोसीजर। ठीक है। देखिए जब भी महाभियोग चलाया जाएगा राष्ट्रपति पर तो क्या किया जाएगा, जानते हैं कि हम लोग के पास 2 सभा होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। ठीक है। इन दोनों ही सदनों में किसी में भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ किसी में भी, आप लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं और राज्यसभा से भी। उदाहरण के लिए मैंने लोकसभा से स्टार्ट किया कि हमें प्रस्ताव लाया कि हमें राष्ट्रपति को पद से हटाना है, मैंने महाभियोग का प्रोसीजर स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया हूँ? लोकसभा से। मैं पहले बता दूं ये प्रोसेस राज्यसभा से भी होगा, जहां से भी होगा प्रोसेस कुछ ऐसा ही होगा। आपने लोकसभा से क्या किया, ले आए। अब क्या होगा, अब आपने मान के चलिए आज आप लोग को ये प्रस्ताव लाना है कि मतलब आप प्रोसीजर चालू करते हैं, तो ठीक इसके 14 दिन पहले, कब, जिस दिन लाना चाहते हैं उसके 14 दिन पहले आप लोग को एक सूचना देना होगा। किनको? राष्ट्रपति महोदय को कि देखिए जी आपके खिलाफ हम महाभियोग लाना चाहते हैं। सूचना देने के लिए सदन को, और ये सूचना ऐसे नहीं पड़ेगा, तो जिस सदन में ला रहे हैं, जैसे लोकसभा में ला रहे हैं, तो लोकसभा का 1/4 सदस्य को साइन होना आवश्यक है। तो 1/4 लोग क्या करेंगे, साइन कर देंगे, और फिर ये सूचना 14 दिन पहले जिस दिन प्रस्ताव लाना चाहते हैं उस दिन राष्ट्रपति महोदय को देंगे। ठीक है, ताकि राष्ट्रपति अपना काम कर सकें।
सूचना देने के बाद उसी सदन में, अब सूचना दे दिए तो उसी सदन में क्या करिएगा, क्या होगा कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को भी पारित करना होगा। जैसे लोकसभा में दिए और लोकसभा में 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित भी करना होगा, ठीक है। और पारित करके आपको लोकसभा से अगले सभा में भेज देना होगा। जैसे राज्यसभा, अगर राज्यसभा में यही, अगर राज्यसभा में लाते हैं ये चीज, तो ऐसे ही राज्यसभा में करेंगे और फिर लोकसभा में भेज देंगे। अब आ गया राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या होगा कि राष्ट्रपति अपना विचार रखेगा। अपना अब यहाँ पे जो 14 दिन पहले मैंने नोटिस भेज दिए हैं, अब राज्यसभा में जाएंगे और अपना विचार रखेंगे कि हाँ हमको क्यों नहीं पद से विमुक्त करना चाहिए, यहाँ पर क्यों नहीं महाभियोग लगाना चाहिए। और फिर इस सदन में भी 2/3 से, मैंने राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए। और जैसे ही ये पास होता है तो महाभियोग माना जाएगा, ठीक है। आप लोग इस प्रोसीजर को याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये जानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जान लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से ए ऑप्शन सही है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है, ठीक है, ये बात सही है। बाकी पॉइंट क्या है, गलत है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से पॉइंट गलत हैं। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति के महाभियोग में नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल गलत। देखिए राष्ट्रपति का जब महाभियोग होगा तो लोकसभा या राज्यसभा, यही दो, ठीक है, ये दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों ही जो निर्वाचित होंगे या मनोनीत होंगे, कुछ भी माने सारे सदस्य, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे सदस्य महाभियोग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ ऑप्शन में कर रहा है कि वो लोग जो भाग लिए थे चुनाव करते समय, वही लोग सिर्फ महाभियोग में भाग ले सकते हैं, नहीं इस सारे सदस्य। तो इस पॉइंट्स को गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, महाभियोग में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इन लोग तो लिख ही नहीं सकते हैं, राज्य विधानसभा की बात ही नहीं करना है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करना है, तो इसके बारे में तो ऐसे कट गया। राष्ट्रपति जिस सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया गया है, उन आरोपों पर सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस लिखित रूप में देना चाहिए। सब कुछ सही है, लेकिन 2/3 नहीं, हमें ऊपर में बताया 1/4 लोग साइन करना चाहिए। हस्ताक्षर कितने लोग मिलकर, 1/4। और बहुमत कितना पारित होना चाहिए, 2/3। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, सही है। तो देख लीजिए इसमें तीनों का तीनों ही पॉइंट क्या है, सही है। पहला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर पद से हटा सकते हैं। तो बात सही है कि भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर पद से हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। तो ये भी पॉइंट सही है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। और तीसरा पॉइंट भी कह रहा है सही कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो ये भी बात क्या है, सही है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली है, तब क्या होगा दोस्तों, तब होगा कि राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। ठीक है, मैंने ऊपर में ही बता दिया था कि जब भारत के राष्ट्रपति अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली हो, तब राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेंगे रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। कार्यवाहक राष्ट्रपति के समय, जब मान के चलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उनके समय 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति क्या है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने अन्य कारणों से हुई पद की रिक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो इसमें से तीसरा कथन सही नहीं है, बाकी सब क्या है, सही है। तो देख लेते हैं पहला क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार ताकि हम लोग अच्छे से आगे समझ सकें।
कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने अन्य कारणों से हुई पद की रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 माह से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही है कि रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 माह से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। ये पहला पॉइंट सही कर रहा है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये भी बात सही है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कर सकते हैं क्या, करेंगे ही। और लास्ट कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो ये बात सही है, लेकिन ये एकमात्र ही ऐसे थोड़ी ना थे, एक और थे। एक तो खुद हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा थे फखरुद्दीन अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अहमद थे। इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन दो हो गए? तो हो गए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र नहीं थे बल्कि फखरुद्दीन अहमद भी थे। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों के बारे में बताने कह रहा है। तो इसमें दोस्तों दोनों ही कथन क्या है? सही है। कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग होता है। तो हाँ, बात सही है। ठीक है, ये होगा 79 में। किस आर्टिकल में बात कहा गया है? तो 79 बात में कहा गया, आर्टिकल नंबर 79 में 79 आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक भाग होगा। आप कुछ इस तरीके से याद रख लीजिए। सरला, सरला का मतलब हो गया 79, 80 और 81, मतलब संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इस तरीके से याद कीजिए। सेकंड पॉइंट कर रहा है कि भारत के सभी शासन संबंधी कार्य उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, उन्हीं के नाम पे तो सारे कार्य होता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, ये बताना है आप लोग को। तो बताइए। इनकी नियुक्ति नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति पीएम के द्वारा होता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा? पीएम के द्वारा। बाकी ये तीनों ही संघ राज्य के जो मुख्यमंत्री है, माने यूनियन टेरिटरी के जो सीएम है, और फिर एससी एसटी आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वित्त आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे, एससी एसटी आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे, यूनियन टेरिटरी के जो मुख्यमंत्री होंगे, सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट भी करवाएंगे। कुछ और हम आप लोग को बताते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्ति किनको किनको कर सकते हैं। आर्टिकल संख्या 239 का 5 क्लॉज, सब क्लॉज 239 के क्लॉज 5 में उनकी नियुक्ति का प्रावधान है, मतलब कि ये किनको किनको नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान 239 के सब क्लॉज 5 में है। तो पहले देख लीजिए, दिल्ली के सीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और दिल्ली के जो और अन्य मंत्री हैं सीएम के अलावा, वो सीएम के सलाहकार पे ही प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो कैग 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 भी कैग का जो अध्यक्ष होंगे वो कौन नियुक्त करेंगे? तो राष्ट्रपति। कोई भी गवर्नर होंगे उसकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य अदर इलेक्शन कमीशन के सदस्य, मतलब वो उसकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। वित्त आयोग, अभी अभी ऊपर में बताए थे वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो भी कौन करेंगे? और इसके अन्य सदस्य भी कौन कौन करेंगे मतलब नियुक्ति? तो प्रेसिडेंट ही करेंगे। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी को कौन नियुक्त करेंगे? तो राष्ट्रपति, आर्टिकल 76 के तहत। और अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो वही। और एससी एसटी और इसके साथ साथ ओबीसी भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कौन कौन कार्य करते हैं? तो देखिए, जिसको जिसको वो नियुक्त करेंगे वही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करेंगे। तो जो मैंने ऊपर में बताया वही सारी बातें यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का ऐसे भी आंसर हो जाएगा, ये तीनों संघ के मंत्री भी, भारत के महान्यायवादी भी,
न्यायवादी भी और राज्यपाल भी, ये सब मैंने जो ऊपर में बताया, जिसको जिसको नियुक्त करेंगे उसको उसको वो कभी भी हटा सकते हैं धक्के मार के। सॉरी। निम्नलिखित में से विचार करना और किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अब बताना है कि उपयुक्त में से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देख लीजिए, अभी मैंने बताया था प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये बात आर्टिकल 75 के 1 में कहा गया है। 75 के 1 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति की दोस्तों नियुक्ति नहीं होता है, बल्कि इनका चुनाव होता है। ठीक है, इनका चुनाव हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है इसी तरीके से उपराष्ट्रपति का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजिंग है, हम बताएंगे। यह है कैग। कैग इसी को कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और ये बात जो कहा गया इनकी नियुक्ति के संदर्भ में, वो है आर्टिकल संख्या 148 का 1। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो 324 के आर्टिकल 2 के तहत भी प्रेसिडेंट का द्वारा होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति भी किनके द्वारा होता है, तो महान्यायवादी की भी नियुक्ति आर्टिकल संख्या 76 के 1 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। देख लीजिए, आर्टिकल भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 23 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है। देख लीजिए, एक चीज और जान लीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल संख्या 155 के तहत करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत करते हैं, 155 के तहत। और यूपीएससी का जो चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं वो 316 के 1 के आर्टिकल के तहत। यूपीएससी के चेयरमैन का नियुक्ति किसके तहत करते हैं, तो 316 के 1 आर्टिकल के तहत, और राज्यपाल की नियुक्ति 155 आर्टिकल के तहत। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे अगले इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं 23 नंबर को बढ़िया से, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करने के बाद बताइए कि सही कथन क्या है। तो देख लीजिए, इसमें तीनों के तीनों ही क्या है, सही कथन है अनुच्छेद 74 से संबंधित। 74 से संबंधित पहला पॉइंट कह रहा है कि जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये बात बिल्कुल ही सही है, और ये बात 74 के 1 आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 74 के 1 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही कहा गया, और ये बात कहा गया था कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 1978 में आया था, उसके अनुसार कहा गया था। वापस तो भेज लौटा सकता है, लेकिन वापस भेजने पर राष्ट्रपति मान के चलिए वापस भेज दिया गया, राष्ट्रपति वापस भेज दिए, फिर उसको अमेंड करके या कैसे भी करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति बाध्य होते हैं उस पर साइन करने के लिए। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। तो ये भी बात सही है, और ये कहा गया है आर्टिकल संख्या 74 के 2 में कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो इसमें से दोस्तों कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई भी सही नहीं है। देखते हैं क्या क्या दिक्कत है। कह रहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पे नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिए। अब क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि देखिए हमारे कैबिनेट में ये मिनिस्टर चाहिए, और फिर वो राष्ट्रपति उनको उनकी सलाह मान के मंत्रियों की नियुक्ति कर देंगे। मतलब ये उल्टा दे दिया गया। मंत्री या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते नहीं, मंत्री जो होते हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पे पद धारण नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे जितने भी मंत्री होते हैं, क्योंकि नियुक्त कौन करते हैं अल्टीमेटली, राष्ट्रपति, तो प्रसाद पर्यंत किनके होंगे, राष्ट्रपति के। ये भी गलत, ये भी गलत। लास्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये बात दूसरी अनुसूची में नहीं बल्कि तीसरी अनुसूची में है। इस संविधान की तीसरी अनुसूची में के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो पद और गोपनीयता की शपथ कौन सी किस आर्टिकल से, तो अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में
उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? तो बताना कि प्रधानमंत्री का कौन सा कर्तव्य नहीं है इसमें से। ठीक है, पहला कह रहा है कि संघ के क्रियाकलाप कलाप के प्रशासन एवं विधायन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें। क्या कह रहा है कि कौन कर्तव्य नहीं है? तो ये तो कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का संबंध है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री का कौन कर्तव्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? तो 78 आर्टिकल में है। और उनके कर्तव्य कौन कौन है और कौन कौन नहीं है? पहला कर्तव्य है कि संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन और विधायन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें। माने जो भी आप कार्य करते हैं प्रशासन से संबंधित, विधायन से संबंधित, तो वो सभी निर्णयों को आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। दूसरा, संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन एवं विधायन संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें। अगर संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन और विधायन संबंधी राष्ट्रपति को कोई जानकारी की आवश्यकता है तो वो राष्ट्रपति मांग सकते हैं। तीसरा, किसी विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। तो ये भी बात सही है कि किसी विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, मतलब राष्ट्रपति मांगने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेंगे। और डी पॉइंट गलत है कि किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। तो ये बात गलत है। ये राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर को, किसको? लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करना है। किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर को होता है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा एक कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है। तो कार्यपालिका का कौन सा एक न्यायिक प्रकार है? तो ये है कि उन व्यक्तियों को दंड से निलंबन दिलाना जिन्हें मृत्यु दंड की सजा अधिनिर्णित की गई हो। तो ये बात कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो 72 में वर्णित है। आर्टिकल संख्या 72 में वर्णित है कि कार्यपालिका का न्यायिक कार्य बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन व्यक्तियों को दंड से निलंबन दिलाना जिन्हें मृत्यु दंड की सजा अधिनिर्णित की गई हो। ठीक है, निम्न पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है इसके बारे में जानकारी लीजिए। इसमें से दोनों ही कथन क्या है? सही है। पहला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग है। भारत का जो राष्ट्रपति है संसद का भाग है, बिल्कुल, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर संसद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो ये भी बात क्या है? सही है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि भारत राष्ट्रपति के संसद का भाग होता है, आर्टिकल 79 में कहा गया है। और ये फिर देखिए कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति जब तक स्वीकृति अपना नहीं देंगे तो कानून नहीं बनेगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित सिफारिशों प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाएगा, उसके विकल्प में आपको सही बताना है कथन। तो देख लीजिए इसका सही क्या हो जाएगा? इसका 1 और 3 और 4 सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है लोक लेखा समिति असल में लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है, लोकसभा के स्पीकर को दिया जाता है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को ये लोक लेखा समिति दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति, फिर से देखिए क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित सिफारिशों को संसद के पटल पर रखवाएगा। तो संघ वित्त आयोग को रखवाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को का रिपोर्ट रखवाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए और कौन से कथन सही है उसके बारे में जिक्र कीजिए। तो इसका जो सही कथन होगा वो 1, 2, 3, 5 होगा। 1, 2, 3 और 5 ये वाला सहकारी आंदोलन के क्षेत्र नहीं होंगे, क्योंकि इसके राज्यपाल लेते हैं विधान परिषद में बनाने के लिए। राज्यपाल लेते हैं सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से ये सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से ये लेते हैं, राज्यपाल लेते हैं विधान परिषद में बनाने के लिए। फिर से क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए, माने राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को उनको मनोनीत करना होता है।
तो वो लेते हैं साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से। लेकिन राज्यपाल जो है विधान परिषद में भेजने के लिए सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से भी लेते हैं। क्षमादान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कि क्षमादान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से एक कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को होना चाहिए कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल संख्या 72 के तहत प्रदान है, और इसमें कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। तो क्षमादान की शक्ति 72 में तो है राष्ट्रपति को, लेकिन राज्यपाल को 72 नहीं बल्कि आर्टिकल 161 में वर्णित है। यहाँ कह रहा है कि 72 में दोनों को है, तो इसीलिए ये पहला पॉइंट गलत हो गया। तो 72 आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति महोदय क्षमादान करेंगे और राज्यपाल महोदय आर्टिकल संख्या 161 के तहत। केवल राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को अगर कोई क्षमा करते हैं तो ये शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन के हिसाब से ए आंसर हो जाएगा, लेकिन बी हमारा पॉइंट सही है स्टेटमेंट के रूप में। सी भी स्टेटमेंट के रूप में सही है। केवल राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति ही किसी भी सजा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को क्या है, ये शक्ति प्राप्त है नहीं है। राज्यपाल को मृत्यु दंड का निलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति राष्ट्रपति के समान है। ये बात सही है कि राज्यपाल को मृत्यु दंड का निलंबन माने मृत्यु दंड तो होने नहीं देंगे, लेकिन हाँ उसको टाल सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, ये शक्ति राज्यपाल को भी है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 31 में। कह रहा है कि भारत में अध्यादेश का प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आप लोग को क्या करना है, बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से सी ऑप्शन सही है। अध्यादेश के संबंध में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति तो 123 का अध्यादेश का प्रयोग करते हैं, लेकिन राज्यपाल 213 का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत देते हैं? 213। राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213। अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्व विवेक के अनुसार करते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि ये बात जो है कि अपना स्व विवेक के अनुसार हमेशा नहीं करते हैं। ये तब जब लोकसभा और राज्यसभा का सदन न चल रहा हो, सेशन न हो रहा हो। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं रहते हैं। तो ऊपर बी का ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है सी में। भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन में भी अध्यादेश के प्रयोग के संबंध में उपबंध है, तो वहां पे नहीं है उपबंध, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो चलिए बताते हैं। पहला करा, विधेयक को अनिश्चित काल के लिए निलंबित रखा जा सकता है। तो क्या ये रखा जा सकता है? तो हाँ, रखा जा सकता है। विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि विधेयक को एक निश्चित समय तक लंबित रखा जा सकता है। तो नहीं, निश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नहीं, जब भारतीय डाक संशोधन अधिनियम का प्रयोग हुआ था तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था, 1986 में। संविधान संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो किया जा सकता है पॉकेट वीटो पर। पॉकेट वीटो में संविधान संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है 3 जगह इस पॉकेट वीटो का 2 जगह पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे, एक संविधान संशोधन में और एक धन विधेयक में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इसके संदर्भ में कौन सही नहीं है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं और वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो कौन सा संदर्भ में, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 वो सही होगा, एक गलत होगा। डी वाला ऑप्शन गलत है और ए बी सी सही है। तो पहले सही वाला देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। तो बिल्कुल, जब वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाएंगे तब वो राज्यसभा के जो सभापति के पद होगा वो और कर्तव्य उसका पालन नहीं करेंगे।
वो करेंगे उपसभापति जो राज्यसभा में होंगे। तो ये पॉइंट सही है। वह राज्यसभा के सभापति के देय वेतन व भत्तों का हकदार नहीं होगा। ये भी सही है कि जब वो एक बार राष्ट्रपति बन जाएंगे तो राष्ट्रपति के जितना भी वेतन और भत्ता होगा उसी के अधिकार हकदार होंगे, न कि राज्यसभा के सभापति। उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां उन्नतियां प्राप्त होगी तथा राष्ट्रपति की उपलब्धियों भत्तों विशेषाधिकारों का हकदार होगा। तो ये भी बात सही है कि राष्ट्रपति जब भी वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाएंगे, मतलब पद खाली होने पर, तब सभी शक्ति और जो कुछ भी है राष्ट्रपति जो मतलब एंजॉय करते हैं वो सब उपराष्ट्रपति भी एंजॉय करेंगे। लास्ट कर रहा है उसे राज्यसभा के सभापति के देय वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे और राष्ट्रपति की उपलब्धियां भत्तों व विशेषाधिकारों के हकदार नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ऊपर में ही मैंने क्लियर कर दिया है कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो बस बन गए, वो राष्ट्रपति ही कहलाएंगे पूरी तरीके से, कोई उसमें इंतु किंतु परंतु का गुंजाइश है नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आप लोग को बताना है तो कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन है कोई भी सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, नहीं, निर्वाचित तो होंगे लेकिन मनोनीत भी होंगे, माने दोनों ही सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य भी और निर्वाचित सदस्य भी। राज्यसभा के भी मनोनीत और निर्वाचित होंगे, ठीक है। ध्यान करिए यही दोनों कंडीशन था राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए, था कि नहीं, जरा याद करिए। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग मैंने बताया था तो वहां भी मैंने वही बताया था कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों होने चाहिए और राज्यसभा का भी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों होने चाहिए। तो यही तो दोनों था वहां के राष्ट्रपति के महाभियोग में भी। और यहाँ मैं बता रहा हूँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यही दोनों फिर से, मतलब ये हुआ कि जो लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होंगे वही लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी होंगे। क्लियर, आपको याद हो गया, वो हो गया होगा शायद। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। ये वाला कथन जो दोस्तों है वो सही है। किसके संदर्भ में, तो उपराष्ट्रपति के संबंध में, कि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये भी बात सही है कि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, सही है। और बाकी देख लेते हैं ऊपर में तीनों गलत कौन सा है और कैसे है। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी शंका और विवाद हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति पद में कोई शंका विवाद हुआ था, तो कह रहा है कि जो जांच और निर्णय है वो भारत के निर्वाचन आयोग करेंगे, नहीं इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे कोई भी शंका और विवाद का जांच। अगला, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ या प्रतिज्ञा दिलाता है। तो ये गलत है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ या प्रतिज्ञा नहीं दिलाता। तो इनको कौन दिलाएंगे, जरा बताइए आप लोग, कौन दिलाएंगे। इनको दिलाने वाले तो खुद हैं महोदय राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति की पद की शपथ या प्रतिज्ञा दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये असल में चुने जाते हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति का पद का नाम होता है पर चुने जाते हैं राज्यसभा के सभापति के लिए, है ना। तो इनको लोकसभा से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो जब लोकसभा से मतलब नहीं है तो क्यों लोकसभा के बारे में जिक्र किया जा रहा है, काट दीजिए। ये भी ऑप्शन कट गया, मैंने डी आपको याद करवा दिया। अब आप लोग को बताना है फिर से कि कौन से कथन क्या है, सही है। तो देख लेते हैं कौन से कथन सही है। तो ओनली दूसरा पॉइंट इसमें सही है। पहला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 वर्ष तक कार्य करेगा, नहीं 1 वर्ष नहीं, मात्र 6 महीना। हमने पहले भी आप लोग को बताया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य करेंगे। और संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए दूसरी अनुसूची के तहत वेतन व भत्ते आदि का उपबंध करता है। तो ये भी बात सही है कि जो संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए दूसरी अनुसूची के तहत वेतन और भत्ते का उपबंध करता है, ठीक है। 37 नंबर देख लीजिए कि उपयुक्त राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्तियों में कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। मतलब कौन कौन से आपके ऐसे राष्ट्रपति हुए जो उपराष्ट्रपति के पहले पद पे थे और फिर वो राष्ट्रपति बने। मतलब राष्ट्रपति का पद वैकेंट होने के बाद नहीं, मतलब इलेक्शन करने के बाद।
तो इनके नाम कौन से हैं, तो देख लीजिए कि इनके नाम कौन से हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो केवल शंकर दयाल शर्मा के बारे में दिया जा रहा है, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। लेकिन और भी थे, कौन कौन थे, तो वो जाकिर हुसैन भी थे, कौन थे, जाकिर हुसैन थे। और कौन थे, तो आर वेंकट रमन थे, आर वेंकट वेंकट रमन थे, वेंकट रमन थे, ठीक है। तो एक शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन और वीवी गिरी भी थे, कौन थे, वीवी गिरी भी थे। और भी कोई थे क्या, तो हाँ, सरपल्ली सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, सरपल्ली राधा कृष्णन थे। और भी कोई थे क्या, तो हाँ, के आर नारायण तो हो ही गए, के आर नारायण। तो आप इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट याद रख लीजिए कि जो नीलम संजीव रेड्डी का आपने नाम सुना होगा, नीलम संजीव रेड्डी, ये वो हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। मतलब इनके खिलाफ कोई भी इनके विरोध में कोई भी राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार दावेदारी नहीं किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर विचार करने कह रहा है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो 2 और 4 सही नहीं है, बाकी 1 और 3 सही है। तो सही वाला पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, बिल्कुल सही। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। और ये वाला प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, तो ये भी सही है कि जो प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट गलत हैं। कौन से दोनों पॉइंट गलत है कि गैर संसद सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान के चलिए अगर कोई लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो ये भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, माना आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, खाली भारत के नागरिक होना चाहिए। लेकिन कंडीशन यही है कि 6 महीने तक अपनी बात बताना होगा कि आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य बनना होगा, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के संबंध में उपबंध संविधान के दूसरी अनुसूची में है, तो ये बात गलत है क्योंकि ऐसा वेतन और भत्ता दूसरे अनुसूची में प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरे अनुसूची में तो वेतन और भत्ता का है लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में नहीं है। तो दूसरी अनुसूची में किनके किनके वेतन और भत्ते की बात किया जा रहा है। पहले तो ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री का जो वेतन और भत्ता मिलता है वो मिलता है संचित निधि से मिलता है। किससे मिलता है, वो संचित निधि से मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे अनुसूची से जो वेतन मिलने वाले हैं, दूसरी अनुसूची में जो वेतन मिलते हैं वो मिलते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट और फिर वाइस प्रेसिडेंट। और किनको मिलता है, तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर और वाइस स्पीकर को भी मिल जाता है, वाइस स्पीकर को भी मिल जाता है। और किनको मिलता है, तो राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर तो वही हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, तो कहने वाली बात नहीं है, माने वहाँ के जो उप सभापति होंगे उनको भी मिलता है। कैग को मिल जाता है, हाईकोर्ट के और हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज को मिल जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग याद रख ही लेंगे। 39 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का सदस्य हो तो क्या, तो होगा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। जब भी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आएगा तो उसमें अपने पक्ष में वो वोट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गया। राज्यसभा से कौन से ऐसे मेंबर हैं जो प्रधानमंत्री बने थे, तो पहला नाम तो आता है इंदिरा गांधी का, पहला नाम आता है इंदिरा गांधी थी जो राज्यसभा की सदस्य थी और वो प्रधानमंत्री बनी थी। दूसरा नाम आता है एच डी देवगौड़ा का, किनका नाम आता है, एच डी देवगौड़ा का, जो कि कर्नाटक के हैं। ये भी राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। और एक और लास्ट वाला याद आता है, मनमोहन मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे और इनको भी प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 कि संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। तो सही कथन है केवल 2, ठीक है, कि संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उपबंध किया गया है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला कह रहा है कि किसी मंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगा। तो नहीं, ये किसी मंत्री के मृत्यु और त्याग पत्र पे नहीं, ऐसा काम सिर्फ प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के मृत्यु और त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, ऊपर में भी मैंने बता दिया था। 41 नंबर में देखिए, उपयुक्त में से किसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। मैंने कौन से ऐसे परिषद या समिति बनाया गया है जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे। तो ये बात आप लोग को अब बताना है। तो बताइए कौन कौन है। तो पहला तो कह रहा है 41 नंबर का क्वेश्चन 1 3 4 5, 1 3 4 5 इसका सही होने वाला है। क्षेत्रीय परिषद जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। मतलब अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR का अध्यक्ष कौन, भारत के प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता समिति के राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, और अंतरराज्यीय परिषद हो ही गया, तो हो गया। फिर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के भी अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो अभी मैंने CSIR बताया। चलिए निम्नलिखित में से आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के समय कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली चौधरी चरण सिंह जब थे मतलब प्रधानमंत्री, तो इनके कार्यकाल में सीटिंग हुआ ही नहीं, लोकसभा में सेशन हुआ ही नहीं, तब वो संसद में उपस्थित हुए ही नहीं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हुई। बिल्कुल, कहाँ हुई थी मृत्यु उनको बाहर, वो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान कहाँ है, ताशकंद, ताशकंद में हुई थी। और कब हुआ था, 1966 में। कारण बताया गया था हृदयघात का कारण। ठीक है, तो ये भी बात सही है। कह रहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। तो नहीं, मनमोहन सिंह के द्वारा नहीं बल्कि PV नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में ये घोषणा की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट ही गलत है कि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नहीं आर्थिक नीति घोषणा किया गया 1991 में, बल्कि PV नरसिम्हा राव के द्वारा ही आर्थिक नीति की घोषणा की। अच्छा, ये PV नरसिम्हा राव के बारे में जानते हैं कौन है? ये वही है जो आप साउथ इंडियन मूवी जो जूनियर NTR का देखते हैं, उन्हीं का ये दादाजी है। दादाजी थे PV नरसिम्हा राव। और ये भी एक बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे। साउथ इंडस्ट्री में जाइएगा, मैंने आंध्र प्रदेश वाला में जो तेलुगु इंडस्ट्री है, तो उस तेलुगु इंडस्ट्री में जो कि जिस तरह से हम लोग के बॉलीवुड मतलब इधर देखा जाए नॉर्थ इंडिया में कृष्णा और रामायण होता है, उसी प्रकार से जो वहाँ के कृष्णा और रामायण है, तो जो कृष्णा की एक्टिंग किए थे दक्षिण भारत में, वो यही थे PV नरसिम्हा राव। अगला, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। तो ये भी बात सही है, और ये सिर्फ केवल आर्टिकल संख्या 352 में किया गया, अर्थात C गलत है और यही हम लोग को चुनना था। ठीक है, 43 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। उपयुक्त में से कौन सा भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कौन कौन थे, तो मोरारजी देसाई
ये भी दोस्तों बम्बई के सीएम रहे थे पहले, जिस वक्त बम्बई कहलाता था उस वक्त ये बम्बई के सीएम थे मोरारजी देसाई। और बीपी सिंह जो हैं, ये जो वीपी सिंह हैं वो हैं थे यूपी के सीएम और फिर प्रधानमंत्री बने। और एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक के सीएम रहे थे, फिर वो पीएम बन गए। और चौधरी चरण सिंह भी यूपी के थे। और पीवी नरसिम्हा राव की कहानी अभी मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में सुनाया ही। तो ये सारे यहाँ के सीएम थे। मोरारजी देसाई कहाँ के सीएम थे? तो वो थे मुंबई के, जो पहले आज महाराष्ट्र है, जो पहले मुंबई के नाम से जाना जाता था। वो वहाँ के सीएम थे, पीएम बन गए। और वीपी सिंह यूपी के थे सीएम और वो बन गए पीएम। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के थे और बन गए पीएम। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे, बन गए क्या पीएम। और चौधरी चरण सिंह यूपी के थे सीएम और बन गए पीएम। जैसे आज पवन कल्याण को देखिए, पवन कल्याण के बारे में जानते होंगे कि ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। अभी वाइस सीएम है, मैंने डिप्टी सीएम है। तो हो सकता है, कौन जानता है आगे चल के ये क्या बन जाए। और अभी मोदी को देख लीजिए, ठीक है, मोदी को, नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के सीएम थे, बने हुए हैं पीएम। ठीक है, यही सवाल किया जा रहा है। अब फिर से पूछा, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आप लोग को क्या करना है, बताना है। तो कोई भी दोस्तों कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, देखते हैं। पहला कह रहा है कि संविधान में उपबंध किया गया है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कन्फर्म नहीं कहा गया है। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में ऐसा उपबंध किया गया है कि जितना भी कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, वो अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही सदस्य होंगे। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हमने अभी मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी के बारे में क्या बताया था कि ये, और देवगौड़ा के बारे में क्या बताया था कि ये सारे के सारे जो हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये गलत हो गया, कैबिनेट मंत्री में बोला है कि राज्यसभा का नहीं होगा, यहाँ तो है। केंद्रीय कैबिनेट में सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, नहीं कार्य करता है। ठीक है, कार्य नहीं करता है, ये सीधे पीएम के अंडर में कार्य करते हैं। कौन? कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय, ये पीएम के अंडर में डायरेक्ट कार्य करता है। 45 नंबर देख लेते हैं कि इसमें से बताना है आप लोग को कि सही कथन कौन सा सही है। इसमें से दोस्तों दोनों का दोनों ही क्या है, सही है। पहला कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। यानी किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि राजनीतिक निर्णय है कि किसी को आपने उप प्रधानमंत्री बना दिया। संविधान में उप प्रधानमंत्री के अधिकारों का प्रावधान नहीं करता है। तो ये भी बात सही है कि संविधान में कोई भी ऐसी आर्टिकल या कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें उप प्रधानमंत्री के बारे में बात करता हो। ठीक है, तो ये बात दोनों ही क्या है, सही है। 46, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, जिसके लिए आपको सही कथन चुनना है। तो इसके सही कथन हो जाएंगे ये 3। ठीक है, 3 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होते हैं, और ये बात अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार ये तो महान्यायवादी का वर्णन करता है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का। ठीक है, महान्यायवादी का। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं, ये बात 75 के 3 आर्टिकल में कहा गया है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। ये संवैधानिक है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से या कोई प्रचलन हो। 47 में देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से बताइए सही कथन कौन है। इसमें से तीनों ही पॉइंट क्या है, सही है। परिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई है। तो बिल्कुल की गई है कि मंत्री परिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई है। और कहाँ की गई है? तो ये 74 आर्टिकल और 75 आर्टिकल में किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है? तो 74 आर्टिकल और 75 आर्टिकल में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई है। मंत्रिमंडल, अब देखिए मंत्रिपरिषद अलग है, मंत्रिमंडल अलग है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था, तो ये भी बात सही है। फिर इनको चर्चा करने के लिए संविधान में एक संशोधन करना पड़ा। कौन सा? 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा 1978 में। और आर्टिकल 352 में फिर मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। तो मंत्रिमंडल शब्द 352 आर्टिकल में जोड़ा गया। और किस अमेंडमेंट के तहत? तो 44वां अमेंडमेंट 1978 में। ठीक है, और मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा संविधान में केवल एक बार की गई है। तो एक ही बार जोड़ा गया, तो एक ही बार किया जाएगा।
आप लोग को बताना है सही कथन क्या है। तो देखते हैं सही कथन क्या है। तो केवल इसमें एक ही है सही कथन कि भारत के जो महान्यायवादी हैं को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये बात सही है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। दूसरा, भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने या संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है। ये पॉइंट बिल्कुल सब सही है, बस एक ही गलत दे दिया गया है लास्ट में कि मत देने का अधिकार है। इनको दोस्तों मत देने का अधिकार नहीं है। फिर से अभी यह स्टेटमेंट सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगा कि जो भारत के महान्यायवादी हैं वो संसद के दोनों ही सदन में जाके सॉरी, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसे संसद में के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने या संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। जब भी मत की बात आता है तो ये बॉयकॉट इनको करना पड़ता है। 49 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें सही पूछ रहा है किसके संदर्भ में कि किसी राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, विचार करते हैं और पता करते हैं कि सही क्या है। इसमें से 1, 3 और 4 सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, 17 वसान भी कर सकता है और भंग भी कर सकता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों कि राज्यपाल महोदय जो हैं वो राज्य विधानसभा को आहूत कर सकते हैं और 17 वसान भी कर सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट गलत है, कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठकों को स्थगित कर सकता है। तो बैठकों को स्थगित राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, वो तो काम करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। राज्यपाल नव निर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। तो ये भी बात सही है कि जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो नव निर्वाचित जो विधानसभा होता है उसके प्रथम सत्र में अभिभाषण करते हैं। राज्यपाल वार्षिक बजट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है। तो ये भी बात सही है कि जो राज्यपाल होते हैं वो वार्षिक बजट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो देखते हैं सही कथन क्या है। इसमें से केवल 2 ही सही कथन हैं, बाकी 2 को गलत है। राज्यपाल के अध्यादेश के संबंध में कहता है कि राज्यपाल का अध्यादेश 123 के तहत होगा। बिल्कुल नहीं, ये तो 213 हमने बता ही दिया था, तो फिर सही होने की बातें नहीं है। तो राज्यपाल अपना अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत, तो 213 के आर्टिकल के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकते हैं, वही अध्यादेश जारी किए हैं। 6 माह की समाप्ति पर अध्यादेश परिवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति न मिली हो। तो ये तो सही बात है, लेकिन ये 6 माह नहीं बल्कि 6 सप्ताह होगा। कितना होगा? 6 सप्ताह होगा। मतलब फिर से सुनिए कि 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश परिवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति न मिली हो। तो 6 सप्ताह अपडेट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जा सकती है? तो केवल यही है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? कि राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर वो खुद होते हैं, तो वो क्या कैसे नियुक्ति खुद को करेंगे, वो तो खुद है ही। लेकिन वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, ठीक है। वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल। और राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होते हैं? खुद राज्यपाल। तो नियुक्ति किसकी किसकी करते हैं? तो जो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। तो राज्यपाल क्या करेंगे? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करेंगे? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन करेंगे? तो राज्यपाल ही करेंगे। उपयुक्त में से आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से 1 और 2 कथन सही है, तीसरा गलत है। पहला कह रहा है कि विधायी शक्ति के संबंध में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है
उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, विधायी शक्ति के संबंध में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, तो ये बात सही है, राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। क्षमादान शक्ति के मामले में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शक्तियां एक समान नहीं है दोस्तों। आपको बताया था कि क्षमादान मतलब फांसी की सजा को खत्म कौन कर सकते थे, राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल नहीं, तो शक्तियां तो ज्यादा राष्ट्रपति को होगा, न कि राज्यपाल, माने दोनों बराबर शक्तियां भी नहीं होल्ड करते हैं। किसी भी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, तो सही उत्तर को चुनिए। तो देख लीजिए कौन है, तीनों ही कोई भी जो राज्य के राज्यपाल हैं वो अपने प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का प्रतिवेदन। राज्य के गवर्नर द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, इसके बारे में सही कथन बताने कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है, तो 1 और 2 केवल होने वाला है। और राज्य के गवर्नर द्वारा, फिर से सुनिए, राज्य का जो राज्यपाल होंगे यानी गवर्नर, उनके द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि गवर्नर ऐसा करेगा ही किस आर्टिकल के तहत, 200 आर्टिकल के तहत, और राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, 201 के तहत। मतलब राज्य के जो गवर्नर होंगे वो 200 आर्टिकल का प्रयोग करके कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो कुछ भी करेंगे वो 201 आर्टिकल के तहत, और 201 आर्टिकल के तहत वो क्या क्या कर सकते हैं, विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, विधेयक को पर अनुमति रोक सकते हैं, विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं। और तीसरा पॉइंट वो कर सकते हैं कि राज्यपाल को निर्देश देंगे कि विधेयक को राज्य के विधानमंडल के सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा दें, किंतु सदन या सदनों द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। यहाँ पे दोस्तों बाध्य नहीं है राष्ट्रपति की अनुमति ही दे दें जब लौटा देने पर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आप लोग को बताना है। 55 का ए, ये सही नहीं है। कह रहा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है, बिल्कुल नहीं की गई है, तो ये गलत है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का चर्चा संविधान में किया गया है। ये तीनों ही सही है। देख लेते हैं तीनों को पॉइंट क्या क्या सही दिए गए हैं। तो कह रहा है बी ऑप्शन में कि विवेकाधीन शक्ति के संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, तो बात सही है। अगर कोई भी अपने विवेक से कोई निर्णय लेते हैं तो वो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति के संबंध में निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ये भी बात सही है कि अगर कोई निर्णय ले लिए तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके केस नहीं कर देंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है, तो बिल्कुल राज्य का तो संवैधानिक प्रमुख होता ही है, साथ साथ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। 56 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यपाल के चयन के विषय में सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव नहीं दिया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राज्यपाल का चयन का विषय, चयन का जो सॉरी मैं बताता हूँ इसके, ये जो सरकारी आयोग देख रहे हैं, सरकारी आयोग, इसका जो गठन है 1983 में किया गया था। कब किया गया था, 1983 में, और इसने अपना रिपोर्ट 1988 में पेश किया था। तो सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया, 1988 में। कब अब इसका गठन हुआ था सरकारी आयोग का, तो 1983 में। ये जो सरकारी आयोग है किसके लिए संबंधित है, तो ये है केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुझाव सरकारी आयोग ने नहीं दिया था, तो बी ऑप्शन नहीं दिया था। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन दिया था। केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनीति की नियुक्ति नहीं होगी, माने केंद्र में जो सत्ताधारी दल के हैं उनकी राजनयिक की नियुक्ति नहीं होगी। मतलब जैसे अभी बीजेपी शासन में है सेंट्रल में, तो बीजेपी ही के तरफ से ही कोई भी ऐसे इंसान हमारे राज्य में नहीं बनेंगे, मतलब क्या, राज्यपाल।
ऐसे वियोजित व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता न हो की नियुक्ति नहीं होगी। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श करना अनिवार्य होगा। ये बिल्कुल सही है कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री से परामर्श करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल राज्यपाल नामधारी राज्यपाल नामधारी शासक रहे, न कि केंद्र का अधिकर्ता या प्रतिनिधि। केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि बताने के न रहने की बात किया जा रहा है, और नाम मात्र का शासक रहे अपने राज्य में राज्यपाल। हम लोग देखेंगे 57 नंबर का प्रश्न। 57 नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए 57 नंबर देख लें। 57 नंबर में कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 163, ठीक है, क्या है, संविधान का अनुच्छेद 163 में किसका उपबंध किया गया है। तो वो उपबंध किया गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होंगे, मुख्यमंत्री होगा। 163 आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होंगे, मुख्यमंत्री। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये 163 में तो ये कहा गया, लेकिन ये जो बी सी डी देख रहे हैं स्टेटमेंट, ये भी अपने आप में सही है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन ये पहले बता दूं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप में ही एक समझिए पॉइंट्स है जिसको आप याद कर लीजिए यहीं पे। कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जो मंत्री लोग होंगे वो किसके प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल। ठीक उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। माने 15% विधानसभा के जितने सदस्य हैं उसका जो 15% होगा उतना ही लोग मंत्री बन सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के योग्य ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। तो ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो वो होती है जनसंख्या के आधार पर, और ये जनसंख्या के आधार पर 1971 के सेंसस के अनुसार है, और ये कब तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो जनसंख्या के आधार पर। और ये कौन से जनसंख्या जनगणना पर है, तो 1971। कब तक रहेगा, 2026 तक ही रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा में सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन कौन से जनगणना के आधार पर है, तो अभी अभी मैंने बताया 1971। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर होगा। 60 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 60 नंबर में कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने लोक फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो वो कर दिया गया है दोस्तों 60 में 31वां अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट, 31वां अमेंडमेंट, 31वां संशोधन। और ये हुआ कब था, तो 1973 में हुआ था। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। तो 31वां संशोधन 1973। ध्यान से सुनिए, ये जो 545 है ना, 545 सीट, ये 545 सीट है, 525 राज्यों से चुना जाएगा, और बाकी के जो 20 सीट हैं, सॉरी, हाँ 20 सीट हैं, वो चुना जाएगा यूनियन टेरिटरी से। ये स्टेट से चुना जाएगा और ये यूनियन टेरिटरी से। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में चुनाव जो होते हैं 543 सीट पे, जिसमें 524 राज्यों से चुना जाता है, स्टेट से चुना जाता है, और बाकी 19 किससे चुना जाता है, तो यूनियन टेरिटरी से चुना जाता है। ठीक है, कहाँ से, यूनियन टेरिटरी से। अच्छा, ये जो 525 का कैसे फॉर्मेशन था, तो 500 जो था वो राज्यों से चुना जाता था, और 25 यूनियन टेरिटरी से चुना जाता था। पहले जो 525 था 31वां संशोधन से पहले, 1973 से पहले, उसमें 500 सीट राज्यों से चुना जाता था और 25 सीट यूनियन टेरिटरी से। लेकिन उसके बाद जब 31वां संशोधन हो गया 1973 में, तब 525 सीट चुना जाने लगा
कहाँ से, स्टेट से, और 20 सीट यूनियन टेरिटरी से, मतलब जब 543 सीट हो गया। लेकिन वर्तमान में कितना है, ये प्रेजेंट में है 543। इसमें डिवाइडेशन है कि स्टेट से 524 सीट और यूनियन टेरिटरी से 19 सीट। ठीक है। अच्छा, ये 19 यूनियन टेरिटरी से जो 19 सीट हैं वो कहाँ से कहाँ कितने कितने हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए दिल्ली से हैं 7 ठीक है। और अंडमान निकोबार से कितने हैं, एक सीट। चंडीगढ़ से भी कितने सीट हैं, तो एक सीट है। दादर नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ से 2 सीट हैं। लक्षद्वीप से कितना सीट है, तो एक सीट है। लक्षद्वीप से एक सीट, चंडीगढ़ से एक सीट, अंडमान निकोबार से एक सीट, दिल्ली से 7 सीट, और दादर नगर हवेली और दमन दीव से 2 सीट। और लद्दाख से कितना सीट है, तो लद्दाख से एक सीट है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर से कितना सीट है, जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो भी एक, जम्मू कश्मीर से 5 सीट है। और पुडुचेरी से कितना सीट है, तो पुडुचेरी से एक सीट है। तो पुडुचेरी से ये देख लीजिए कि कौन से 19 सीट हैं यूनियन टेरिटरी से वर्तमान में। दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, अंडमान निकोबार से 1, लक्षद्वीप से 1, लद्दाख से 1, पुडुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव से 2। इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया था 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीट हैं, 20, लेकिन वर्तमान में 19 है। ठीक है। 500, जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ 543 का, तब 19 सीट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो वो प्रावधान किया गया आर्टिकल 330 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो वो सीटें हैं कहाँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एसटी के लिए सर्वाधिक सीटें 6 है। बिहार में से एक भी सीट नहीं है एसटी के लिए। और उत्तर प्रदेश से भी कोई भी सीट नहीं है एसटी के लिए। गुजरात से 4 सीट है एसटी के लिए। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो वो भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। और ये आर्टिकल संख्या 85 के 2 में वर्णित है। लोकसभा के को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल संख्या 85 के 2। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो इसमें से दोनों ही कथन सही हैं। तो देख लेते हैं कौन से सही हैं लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में। कि लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है, तो ये बात गलत है दोस्तों। ये क्या है, गलत, सॉरी, क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष, हाँ सही है, चुनाव की तारीख कौन करेंगे, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। लोकसभा विघटन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष पद पर बना रहता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से 8 सीट रखा गया है। यूनियन टेरिटरी से कितने चुने जाते हैं, 8। जैसे अभी मैंने ऊपर में लोकसभा में 19 के बारे में जिक्र किया, तो 8 हम जिक्र कर देते हैं राज्यसभा में। दिल्ली से आप लोग याद रखिएगा 3, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, और जम्मू एंड कश्मीर से 4। ठीक है। तो हो गया जम्मू कश्मीर से 4, पुडुचेरी से 1, दिल्ली से 3। 66 नंबर में कौन सा कथन सही है, ये भी आप लोग को बताना है कि 66 में कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल ही क्या है, सही है। कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। ठीक है, मैंने बुला सकता, कहीं भी सत्र लगवा सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, तो ये बात भी सही है। ये बस ये कह रहा है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 6 माह का होना चाहिए, बाकी कोई है नहीं कि आपको कैसे चलाना है। एक वर्ष में दिनों को कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, तो ये भी बात क्या है,
सही ही है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो ये सभी तरीके से की जा सकती है, ठीक है। सभी तरीके से लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है सकती है स्थगन के द्वारा। स्थगन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर कर सकते हैं। विघटन के द्वारा भी हो सकता है और सत्रावसान के द्वारा भी होता है। सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। बल्कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं कोई भी संसदीय समिति का अध्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए पॉइंट, इसमें जो सही कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बिल्कुल, ये जो संयुक्त बैठक है वो आर्टिकल संख्या 108 के तहत होता है। और संयुक्त बैठक बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग दो चीजों के लिए नहीं होता है। किसके लिए, एक धन विधेयक के लिए और संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठाया जाता। ज्वाइंट सिटिंग किसके लिए नहीं बैठाया जाता है, तो संविधान का संशोधन करना हो या धन विधेयक का प्रश्न हो, तो इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं होता है। और संयुक्त बैठक लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। बिल्कुल, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय का अधिकार लोकसभा का अध्यक्ष का होता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा का कार्यकाल, अब बताना है आप लोग को कि लोकसभा का कार्यकाल क्या, लोकसभा का कार्यकाल क्या, तो वो कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये लोकसभा का कार्यकाल 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इस वक्त इंदिरा गांधी ने क्या कर दी थी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर से 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और जितना चाहे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसका लिमिट के बारे में कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों से यूनियन टेरिटरी के समूहों में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं। तो लोकसभा में किसकी 1 सीटें हैं, ये मैंने ऊपर में ही डिस्कस कर दिया था। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे कि चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, इन सब में 1 सीट है। और इसके अलावा नागालैंड और पुडुचेरी भी याद रख लीजिए, नागालैंड और पुडुचेरी में भी 1 ही सीट है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसको कितना वैध वोट मिलना चाहिए, इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, आंसर होगा वैध मतों का 1/6 हिस्सा, ठीक है। अगर ये जिनको नहीं मिलता है तो इनका जमानत राशि भी जब्त कर लिया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के आप लोग के संदर्भ में सही उत्तर बताने का रहा है, तो इसमें से तीनों ही प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही हो जाएगा कि प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है, तो अल्पकालिक पद होता है। प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है, तो अल्पकालिक होता है। दूसरा, यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है, तो ये भी सही है कि यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। तीसरा, इसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है, तो ये भी बात सही है। इनका मुख्य कर्तव्य प्रोटेम स्पीकर का क्या होता है, तो नए सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 73 नंबर का। 73 नंबर का कोई भी सही नहीं है दोस्तों। देख लेते हैं कि लोकसभा अथवा राज्य के विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार, माने जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। बिल्कुल गलत। ये एक्चुअली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से होता है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा सिर्फ देखा जाता है, संविधान में उल्लेख ऐसा नहीं है। ऐसा संविधान में देखा जाता है लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष वो क्या होता है, तो वो होता है चयनित होता है आर्टिकल संख्या 93 के तहत। आर्टिकल संख्या 93 के तहत भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष चयनित किया जाता है।
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तब वो होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वो कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, ठीक है। लोकसभा के कुल सदस्यों को के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और संसद के समान बहुमत से ये चयनित होते हैं। संसद के समान बहुमत से ये चयनित होते हैं और लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाए जाते हैं। स्पीकर के पद के विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें से सही है कि लोकसभा के स्पीकर का पद के संबंध में कि यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो ये बात सही है कि यदि स्पीकर के पद के विषय में कि यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है दोस्तों? तो सदस्यों को शपथ दिलाना। सदस्यों को शपथ दिलाना। जो नया संसद होते हैं उनको माने जो नए नए इलेक्शन में चुनाव होके में जो संसद बनते हैं उनको क्या करना? शपथ दिलाना। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तब वो थे जीवी मावलंकर और यही लोकसभा स्पीकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी थे। 1954 में लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव जीवी मावलंकर के खिलाफ। अगला प्रश्न, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हों तो यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो वो कार्य करता है लोकसभा के अध्यक्ष के देखरेख में। अगला प्रश्न देख लीजिए 82 नंबर कि निम्न में कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है 82 नंबर में। इसमें से केवल 2 ही कथन सही है। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। तो नहीं, सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी नहीं था बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था। पहला चुनाव में जब हुआ था पहला चुनाव उसमें से 489 सीट में से 364 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था। तो पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। जब फर्स्ट चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को 489 में से 364 मिला। पहली लोकसभा में राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी को सबसे ज्यादा वोट नहीं, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा दल स्वतंत्र पार्टी नहीं था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम कब मान्यता दी गई? तो 1969 में दी गई। और लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर 75 सदस्य नहीं बल्कि लोग जितना भी लोकसभा में सदस्य हैं उसका 10% अगर सीट नहीं लाते हैं तो उनको नेता प्रतिपक्ष का मतलब विपक्षी दल का मान नहीं मिलेगा। ठीक है। और आज के डेट में देखा जाए तो 545 में इसका 10% निकालेंगे तो लगभग 55 आएगा। और अभी कांग्रेस को 99 सीट मिला है इसलिए वो विपक्षी दल में बैठा हुआ है। 83 का देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति और उप सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो क्या यह बात सही है? तो नहीं, ये बात सही नहीं है कि राज्यसभा का सभापति तथा उप सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। उप सभापति तो होता ही है ना। तो ये बात गलत कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य निर्वाचन नहीं करते हैं जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति के महाभियोग में भी उनका अधिकार होता है।
अब सही कथन के बारे में बताने कह रहा है, तो बताइए इसमें से कोई भी सही कथन नहीं है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, मतलब यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, कितने बताए थे, तो मैंने बताया था कि यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में टोटल 8 लोग जाते हैं। दिल्ली से 3 लोग जाएंगे, जम्मू कश्मीर से 4 और पुडुचेरी से 1 होते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, गलत है। दूसरा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय केवल करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं, ये मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। अगला, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा सभी होता है, राज्यसभा होता है नहीं, राष्ट्रपति भी होते हैं। आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति भी होते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। यह आर्टिकल 80 के 4 में कहा गया है, ठीक है, 80 के 4 में कहा गया है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, तो राज्यसभा के विषय में बताना है आप लोग के कि कौन सी बात सही है। कह रहा है यह भंग नहीं की जा सकती, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ही सही है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल नहीं, जब भंग ही नहीं किया जाएगा तो इसका कार्यकाल राज्यसभा का कैसे होगा। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि भंग ही नहीं किया जा सकता, तो गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये पॉइंट सही है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद देखा क्या जाता है कि जितना सदस्य होता है उसका 1/3 भाग सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कार्यकाल कितना सदस्यों का, 6 वर्ष, तो इसके सदस्य 25 वर्ष की कम आयु के नहीं होंगे, ये भी गलत है। यहाँ पे 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष का होना चाहिए। अगला समय देख लेते हैं कि नीचे अब स्टेटमेंट वाला देख लीजिए कि कथन देख लीजिए और कारण देख लीजिए। इसमें से जो आंसर होगा ए होगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 88 नंबर, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अहिर्ता माने योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चुने, तो चुनते हैं, देख लीजिए। पहला तो 30 वर्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, नहीं। एक्चुअली में ये पॉइंट अगर ये 2003 से पहले पूछा जाता क्वेश्चन तो सही था, लेकिन 2003 के बाद ऐसा नहीं है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये पॉइंट बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्र हित में भारत का संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, कौन सा संकल्प होगा, तो राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। और ये किस आर्टिकल में है, वर्णन है, तो 249 आर्टिकल में। 249 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। 90 नंबर में आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें से 2 कथन सही है, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है कि राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में ना तो अस्वीकार करने की होता है ना संशोधित करने की शक्ति होता है। इसमें राज्यसभा की शक्ति नगण्य है, माने लोकसभा की शक्ति यहाँ पे ज्यादा है। और राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान भी नहीं कर सकता, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये होता है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल संख्या 112 में वर्णित है। अच्छा, राज्यसभा भी ताकतवर होता है क्या लोकसभा से, तो हाँ होता है। आर्टिकल 312 में राज्यसभा को एक अधिकार दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवा बना सकती है और ये अधिकार लोकसभा को नहीं है। धन विधेयक में लोकसभा मजबूत होता है और आर्टिकल नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवा में राज्यसभा मजबूत होता है। निम्न में से
कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में, मतलब लोकसभा को शक्ति ज्यादा मिला है और राज्यसभा को शक्ति कम मिला है, ये चुनने कह रहा है। तो इसमें से चुनिएगा। तो 1, 2, 3 अखिल भारतीय में हमने बता दिया था कि हाँ राज्यसभा बड़ा होगा, लोकसभा छोटा होगा, ठीक है। और धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लोकसभा बड़ा होगा, राज्यसभा की शक्ति कम होगा। धन विधेयक को निरस्तीकरण एवं संशोधन के संदर्भ में, ये भी ऐसा ही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के भी संबंध में, उत्तरदायित्व लोकसभा में होता है, ना कि राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तब वो प्रदान करता है 249 आर्टिकल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। 93 क्वेश्चन कि राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो वो क्षेत्र है संविधान में संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में है, ठीक है। और नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में राज्यसभा को है। और सरकार को हटाने के विषय में यह सिर्फ कहाँ चर्चा होगा? तो लोकसभा में चर्चा होगा। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में नहीं, ये सिर्फ संविधान संशोधन करने के विषय में ही राज्यसभा लोकसभा की शक्ति समान होती है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है, न तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देंगे, न संसद भंग होगा, राष्ट्रपति शासन भी नहीं लागू होगा। 95 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों में कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तब वो वर्णित करता है डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय के संविधान की चौथी अनुसूची को ये वर्णित करता है कि इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है? और इसमें संघ और राज्य सूची के विषयों का देखिए, संघ और राज्य सूची के व्यक्ति के बीच शक्तियों का विवरण कौन सी अनुसूची में है? तो 7th अनुसूची में है। संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं कहाँ है? तो 8वां में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जिसमें 22 भाषा का जिक्र किया गया है। और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 5वां और 6ठा अनुसूची में है। 5वां और 6ठा अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अब कौन सा कथन सही है आप लोग को ये बताना है। तो केवल 2 सही है, 1 गलत है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, इनका निर्वाचन होता है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों का मनोनीत सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, तो ये बात सही है। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है। निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ऐसे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य बन थे और वो मंत्री बन गए हैं, वो लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। भारतीय राज्य संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है अच्छा सा कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके सही कथन बताइए। तो इसमें से सही कथन कोई नहीं है दोस्तों, संसद का साधारण विधेयक से संबंधित। पहला कह रहा है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 1 वर्ष तक रोक सकता है। नहीं, 1 वर्ष तक नहीं रोक सकता, बल्कि 6 माह तक रोक सकता है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। तो संयुक्त बैठक 110 के तहत नहीं बल्कि 108 के तहत बुलाया जा सकता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो कथन सही है केवल दूसरा सही है, पहला गलती है।
इस संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? नहीं, 112 आर्टिकल में बजट शब्द का नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो हाँ, ये बात सही है कि एक वर्ष समिति के अनुसार सिफारिश पर रेल बजट को 1921 में आम बजट से अलग कर दिया गया और ये 2016 तक चलता रहा। लेकिन 2017 में क्या किया गया कि आम बजट को रेल बजट में ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों 100 क्वेश्चन आप लोग का खत्म हो चुका। अब आप लोग से लेता हूँ विदा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।